देखिए साथियों, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तक्षशिला एवं नालंदा। तक्षशिला एवं नालंदा आपके बीए थर्ड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री पेपर आपका जो फर्स्ट है उसमें आपके यूनिट सेकंड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आता है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप देखे होंगे कि तक्षशिला एवं नालंदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्राचीन शिक्षण प्रणाली में तक्षशिला एवं नालंदा की स्थिति का वर्णन कीजिए, तक्षशिला के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो शिक्षा के दो केंद्र थे, प्रमुख केंद्र तक्षशिला एवं नालंदा तक्षशिला, ये बार बार क्वेश्चन आपके बना हुआ है। इसलिए मैं आज डायरेक्टली आपके तक्षशिला और नालंदा के एक वीडियो स्पेशल ला दिया हूँ, जिसको आप जान जाएंगे और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से तक्षशिला एवं नालंदा के बारे में लिख कर आएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ यह नोट्स यदि आप पाना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको अभी इस उपाय बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिस्टर एसपी पॉइंट नाम से है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। और वीडियो में आगे की ओर चलते हुए आपको बताएं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रमुख बातें। देखिए साथियों, प्राचीन काल में तक्षशिला वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, बहुत ही मुख्य केंद्र रहा है तक्षशिला वैदिक जो शिक्षा का केंद्र है ये। और बौद्ध काल में भी यह उत्तरी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। जो आपका बौद्ध काल आता है उस समय भी तक्षशिला क्या रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है। और 5वीं शताब्दी में जब फहियान ने तक्षशिला को देखा तो उस समय भी क्या हुआ कि विश्वविद्यालय में कोई चिन्ह शेष नहीं थे, क्योंकि जब फहियान आता है तो यहाँ पर देखता है बहुत सारे विशेष चिन्ह नहीं मिलते शेष के रूप में, और वो यहाँ के बारे में देख करके वो अत्यंत गौरवपूर्ण कहता है अपने तक्षशिला जैसे शिक्षण प्रणाली को, शिक्षण केंद्र को, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग इस विद्या केंद्र को देखकर बहुत निराश हुआ, क्योंकि ऐसे शिक्षण संस्थान किसी और भी देशों में नहीं मिलते थे। रावलपिंडी के पश्चिमी दिशा के 20 मील दूरी पर स्थित तक्षशिला जो है स्थित है, और यह गांधार प्रदेश की राजधानी है। आपको पता होना चाहिए गांधार प्रदेश की राजधानी है। और रामायण में इस नगर की स्थापना भारत का श्रेय भरतपुत्र तक्ष के नाम पर जाता है, क्योंकि रामायण आप लोग जानते होंगे, रामायण में जो आपके राम के भाई भरत थे, वे भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला का नाम रखा गया है और उनको यह श्रेय जाता है। तक्षशिला जो था ये शिक्षा का केंद्र के रूप में संपूर्ण जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध था। ये संपूर्ण जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध था। और यहाँ पर क्या होता था, वैदिक शिक्षा के अलावा हस्त सूत्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और 18 शिल्पों को भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। आवागमन की कठिनाइयों के बावजूद काशी, राजगिरी, मिथिला, उज्जैन ऐसे तमाम जगहों से लोग क्या करते थे, यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। और जैसे स्थानों से लोग आते थे और उनके यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, तो वे आकर के तक्षशिला जैसे शिक्षण केंद्र में वे शिक्षा लेते थे। प्रसेनजीत, जीवक, पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णु शर्मा आदि ऐसे प्रमुख विद्वान आपको मिल जाएंगे जो कि इस शिक्षण से केंद्र में शिक्षा ग्रहण किए हैं और प्राचीन समय में यहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे। तक्षशिला में आधुनिक विश्वविद्यालय की भांति कोई केंद्रीय संस्थान नहीं थी। ऐसे जिस प्रकार से आजकल आपको दिख जाता है कि आधुनिक विश्वविद्यालय, आज के विश्वविद्यालय की भांति कोई केंद्रीय संस्थान नहीं थी। वहाँ पर किसी प्रकार के लोग आ जाते थे, पारिवारिक प्रणाली के आधार पर दी जाती थी और कोई परीक्षा भी वहाँ पर नहीं होती थी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में होता है, और ना ही कोई उपाधि दी जाती थी किसी को। शिक्षा स्वतंत्र थी, छात्रों की शिक्षा के लिए भोजन और उनका रहना, ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर निःशुल्क के रूप में थी। जो तक्षशिला में शिक्षण केंद्र था आपका, वहाँ पर आपका रहना, खाना और शिक्षण लेना, ये सारी चीज़ें निःशुल्क थी। और साथ ही साथ यहाँ पर 16 वर्ष की आयु हो जाने पर ही विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने आने को मिलता था, क्योंकि इस शिक्षण केंद्र में 16 वर्ष यदि आप नहीं हो तो तक्षशिला में आप शिक्षा नहीं ग्रहण सकते थे। और यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे
जो 4 वर्ण थे, इन चारों वर्णों को कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर चारों वर्णों को वेद, 18 शिल्प, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, जो शल्य चिकित्सा, धनुर्विद्या, युद्ध करना, ज्योतिषी शास्त्र, संगीत करना, नृत्य करना, भविष्य कथा, मनुमिगिरी, व्यापार करना, कृषि करना, रथ चलाना, नृत्य करना और उसके साथ साथ वश में करना, जादू करना और उसके अलावा चित्रकला, तर्कशास्त्र आदि ऐसे तमाम विषय मैंने आपको गिना दिए, जो कि आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए। और ये सारी विद्याओं को इस दिया जाता था, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और इसे कैसे दी जाती थी मैंने पहले ही बता दिया कि चारों वर्णों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उनको कर्मों के आधार पर। भारतीय और ग्रीक कला के प्रशिक्षण के लिए भी यह स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर कुषाण यवन आक्रमण भी हुए थे और जिसका प्रभाव यहाँ की शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। और उसके अलावा आपको बताते चले कि शिक्षा में ऊंच नीच और भेदभाव नहीं था, क्योंकि शिक्षा निःशुल्क थी और अमीर और गरीब दोनों ही छात्रों को समान रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जातकों से ज्ञात होता है कि कुछ विद्यार्थी जीवन भर ब्रह्मचारी के रूप में रहकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध थे। हमने पिछले वीडियो में जब आपको आश्रम व्यवस्था पढ़ाया था, आश्रम व्यवस्था में हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको बताए थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी हुआ करते थे, जो आश्रम में या फिर गुरुकुल में या फिर शिक्षण केंद्रों में पूरे जीवन निर्वाह करते थे और जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे। या गुरु के निर्देशन में 500 से भी अधिक छात्र क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। कहाँ पर के, इस तक्षशिला में, और अपनी इच्छा के अनुसार सब पढ़ते थे। समय समय पर तक्षशिला पर विदेशी आक्रमण भी हुए। आप लोगों को पता होगा इतिहास में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए जिसने अधिकार स्थापित कर लिया। और 3वीं शताब्दी में ईस्वी तक क्या हुआ, तक्षशिला पर शिक्षा का केंद्र के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अवशेष आज बहुत कम मिलते हैं, फिलहाल मिलते हैं अवशेष, जिसमें आपको बता दें कि जो वहाँ के प्रमुख अवशेष हैं वे आज बहुत दबे हुए हैं, बहुत अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नष्ट हो गई वहाँ की चीज़ें। जब बहुत सारे विदेशी आक्रमण वहाँ पर हुए, अलग अलग से राज किए वहाँ लोग आकर के। इसी प्रकार तक्षशिला आपका समाप्त होता है और हम आगे की ओर चलेंगे अब नालंदा की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कैसी विश्वविद्यालय, कैसा केंद्र था पढ़ने का, उसको हम समझते हैं। यह भी यूनिट 2 का पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नालंदा और जो तक्षशिला है ये दोनों एक साथ क्वेश्चन बन जाता है और अलग अलग भी बन सकता है, इसलिए आपको हमने एक ही वीडियो में दोनों ला दिए, तक्षशिला एवं नालंदा। और इसके अलावा प्राचीन शिक्षण प्रणाली का एक वीडियो स्पेशल, प्राचीन शिक्षण प्रणाली, प्राचीन के समय में शिक्षा किनको कैसे दी जाती थी, वो सारी चीज़ें आपके लिए मैं पहले वीडियो में लाया था, जिसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप प्लेलिस्ट जानते हो देखना तो आप हमारे प्रोफाइल पर जाइए और प्लेलिस्ट में से आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, फाइल के रूप में बना हुआ है, और उसको देखिए तो आपको आज अच्छा लगेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख पाएंगे। चलिए, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ, शिक्षा का सबसे बड़ी संस्था मानी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की सबसे बड़ी शिक्षा केंद्र मानी गई है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र को स्मृति के एकांग संघाराम यहाँ बनवाया था, एक संघाराम बनवाया था। और नालंदा में अशोक द्वारा प्रथम विहार का भी निर्माण करवाया गया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के 500 श्रेष्ठियों से मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा के क्षेत्र में क्रय करके महात्मा बुद्ध को अर्पित कर दिया गया था। और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत से भवन निर्माण हुए और बहुत से विहार का निर्माण किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर नालंदा में बहुत सारे बुद्ध के और अशोक के भी कुछ चीज़ें बनवाई गई हैं। जैसे आपको बता दें कि ये कहाँ पर स्थित है। पहले नालंदा जो है ये बिहार के पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, क्योंकि यह शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र है और यहाँ पर बहुत दूर में यह फैला हुआ है। 450 ईस्वी के प्रारंभ में यहाँ शिक्षा प्रारंभ हुआ, इसका उदय हुआ और 410 ईस्वी में फैयान
ने नालंदा की यात्रा की थी, उसी समय उसने इसका वर्णन किया था। और उन्होंने बताया है कि कुमारगुप्त के समय में यह जो नालंदा था इसकी नींव रखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव कुमारगुप्त के समय में ही रखी गई थी। किसने बताया है आपको? जो आपके फहियान, चीनी यात्री फहियान जब इंडिया आता है और इंडिया में यह चीज़ें देखता है, उस वक्त कुमारगुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और नरसिंह गुप्त, बालदित्य और बुद्धगुप्त के इसके लिए उत्थान का प्रयोग किए। कहने मतलब नरसिंह गुप्त और बालदित्य और बुद्धगुप्त ऐसे प्रमुख जो राजा आए, उन्होंने इसके उत्थान में अपना योगदान दिया। और बाद में उत्खनन से भी पता चलता है कि नालंदा में जो कम से कम 1 मील लंबा था, नालंदा की जो लंबाई है, नालंदा की जो क्षेत्रफल है वो 1 मील से भी लंबा है और इसकी चौड़ाई 1/2 मील से भी चौड़ा था। और पूर्व निश्चित योजनानुसार विहार और स्तूपों का निर्माण किया गया। विहार और स्तूप यहाँ बहुत निर्माण किए गए। जैसे बुद्ध ने विहार के निर्माण करवाए, स्तूपों का निर्माण आपका अशोक ने करवाया है। और यहाँ की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि 7 विशाल व्याख्यान मिले गए हैं और कक्ष भी मिले हैं। 300 छोटे कमरे मिले गए हैं जिसके चारों ओर दीवार की परत है और दक्षिण में खुलता था। और भिक्षुक विद्यार्थियों के लिए आवास भी मिले हैं। अब तक 13 विहार खुदाई में निकले जा चुके हैं, क्योंकि इसका उत्खनन हुआ, ये दब गई थी ये सभ्यता। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके उत्खनन में 13 विहार खुदाई में मिले हैं। 300 कमरे मिले हैं और कमरे जो होते थे ये 2 मंजिले के हुए करते थे। और कुछ कमरों में विद्यार्थी रहते थे, कुछ कमरों में 2 विद्यार्थी रहते थे। प्रत्येक छात्र के लिए पत्थर की एक चौड़ी दीपक और पुस्तक रखने के लिए एक ताक अलमारी बनाई गई थी। इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में व्यवस्था दी गई थी। और इस विश्वविद्यालय में 200 गांवों का दान मिलता था, जिससे विद्यार्थियों की आवास तथा भोजन की व्यवस्था हो पाती थी। और इसीलिए वहाँ निःशुल्क शिक्षा और खान पीन थी। 1000 अध्यापक थे, 10,000 से ज़्यादा शिष्य हुआ करते थे उस वक्त। और शिष्यों को प्रवेश परीक्षा होती थी, तब जाकर के यहाँ पर एडमिशन मिलता था। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय खुद की एक प्रवेश परीक्षा कराता था। उसके प्रवेश परीक्षा होने के बाद एक प्रकार से वह स्किल देखते थे और फिर वहाँ पर उनको क्या करते थे, प्रवेश दिया करते थे। और नालंदा के जो कुलपति थे उस वक्त, कुलपति कौन था? शीलभद्र थे, शीलभद्र। इसके अलावा धर्मपाल, चंद्रपाल, गुडमती, स्मृति, प्रभामित्र, जीन मित्र, ज्ञान मित्र, यहाँ पर फहियान, वेनसांग सिंह भी आए। इस प्रकार से ये हुए। और यहाँ पर वेनसांग लगभग 6 वर्षों तक अध्ययन भी किया था इसी नालंदा विश्वविद्यालय में। और उसके बाद कुछ समय तक अध्यापन किया। कौन किया? विदेशी यात्री वेनसांग और स्टिंग भी आए थे। लगभग 6 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किए। वेनसांग जो था, उनके अनुसार हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के दान के रूप में 100 ग्रामों को राजस्व को प्रदान की दी थी। और साथ ही साथ एक पुस्तकालय था और भवन 9 मंजिला ऊंचा था। और वह पूर्णवर्मन बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी थी। और यह पुस्तकालय की 3 खंडों में स्थित था। छात्रावास भी काफ़ी व्यवस्थित एवं सुंदर था। और नालंदा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था और वहीं सभी दर्शन पढ़ाए जाते थे। यह विहार फाहियान बौद्धों का था, किंतु हीनयान की भी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। भले ही जैन धर्म का ग्रंथ हीनयान फिर भी पढ़ाया जाता था। और भाषा क्या होती थी उस वक्त की? पाली भाषा में पढ़ाया जाता था। अध्ययन अनिवार्य था। हीनयान पाली ग्रंथ में ही थे। नागार्जुन, वसुंधरा, असंग, गौर, धार्मिक रीति आदि दार्शनिकों ने ग्रंथों का अध्यापन किया जाता था। वैदिक धर्म की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर स्नातकोत्तर की शिक्षा आजकल के विश्वविद्यालय के समान थी, यानी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। और यहाँ अध्यापन की 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था। अध्यापन की 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था। दिन में पहला क्या था? मौखिक विधि, दूसरा पुस्तक व्याख्यान विधि, तीसरा शास्त्रार्थ विधि।
और इसमें जो समय था 12वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी विख्याति हुई और जावा, सुमात्रा, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान के भी छात्र यहाँ अध्यापन के लिए आते थे। और 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण हुए और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया गया और इसे पूर्णतः जला दिया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह नष्ट हुआ। यहीं से आपका नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय खत्म होता है। और अभी बोल रहे हैं कि साथियों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। और आपसे कोई हेल्प चाहिए आपको हमसे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।